how are you? This is Pooja Pawar. Welcome back to our YouTube channel Lippy Guide. फ्रेंड्स, जो लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको बता दें कि हम लोग कैरियर रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी में हमारा चल रहा है, अभी टीचिंग रिलेटेड गाइडेंस चल रहा है। सो फ्रेंड्स, जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, हम लोग अभी टीजीटी एसएसटी का जो है सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, उसी को पढ़ रहे हैं अभी। तो उसमें हमारा जो है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जिसमें हम लोग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का हम लोग एक पॉइंट पढ़ चुके हैं, जो कि था हमारा क्या था, बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति से पहले जो है वो कोई भी चीज़ जो बनती थी, या फिर जैसे कि हम कपड़ा अगर हम लेते हैं एग्जांपल, कपड़ा ही चल रहा था उस समय, तो वो कैसे बन रहा था और कहाँ बन रहा था वो हमने उसमें पढ़ा था। और आज हम जो है उसी में जो है आगे के टॉपिक्स जो है कवर करेंगे। सो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का न्यू टॉपिक हमारा आज का है द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज। ठीक है, तो हमने ये पढ़ना था इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्रीज जो है कैसे आई और वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें बनती थी और कौन सी इंडस्ट्रीज थी जो सबसे पहले आई थी और कहाँ आई थी, ये हम इसमें इस पॉइंट पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो कहाँ आई थी, सबसे पहली मतलब कहाँ बनी थी, सबसे पहली जो फैक्ट्री थी वो कहाँ बनी थी। सो उसमें है द अर्लीस्ट फैक्ट्री इन इंग्लैंड केम अप बाय 1730, यानी कि जो पहली जो हमारी फैक्ट्री आई थी ना, चल पूरी दुनिया की बात करें तो पहली जो फैक्ट्री बनी थी वो इंग्लैंड में बनी थी, जो कि 1730 में बनी थी। लेकिन उस समय इतना फास्ट नहीं था, जस्ट फैक्ट्री आई, बट उतना इसका मतलब फेमस नहीं थी उस समय भी। कंट्री साइड मैंने जैसे आपको बताया था कि गांव में जो है मेन जो प्रोडक्शन हो रहा था वो गांव में हो रहा था, यानी कंट्री साइड हो रहा था। तो उसी में जो है ये जब नई फैक्ट्री आई 1730 में, यानी कि 18th सेंचुरी की अब बात कर रहे हैं। अगर किसी को पता नहीं होगा, नहीं बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं 10th क्लास के, तो सेंचुरी सबको पता होगी कैसे चलती है। 18 सेंचुरीज मतलब जो 70 समथिंग चलता है ना, दैट्स कॉल्ड 18 सेंचुरी। और 19 क्या चलेगी, 1800 समथिंग जो चलेगी, यानी 1801, 1802, 3, 4, 6, ये क्या होंगे, ये 19th सेंचुरी होगी। तो 1730 इज अ 18th सेंचुरी। ठीक है, तो ये 18वीं सदी चल रही है, जिसमें जो है सबसे पहली फैक्ट्री बनी थी इंग्लैंड में बनी थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ बनी थी, तो वो बनी थी इंग्लैंड में 1730 में। बट इट वॉज ओनली इन द लेट 18th सेंचुरी दैट द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज मल्टीप्लाइड। अब ये समझ लीजिए कि 1730 में जो है पहली फैक्ट्री आ गई थी, बट ये सिर्फ एक ही थी उस समय। बट लास्ट में लेट 18th सेंचुरी, यानी कि जो 1880-90 के आसपास का जो टाइम था, उसके बाद जो है उसमें बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है उसके बाद जो है बननी शुरू हुई। यानी कि जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का अगर हम बात करें तो वो 1730s में स्टार्ट नहीं हुआ, वो लेट 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है। ओके, तो ये पॉइंट आपका ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू एरा वाज कॉटन। सबसे पहली जो फैक्ट्री बनी थी वो कॉटन की फैक्ट्री बनी थी, यानी कि कपड़ा, जो कॉटन होता है ना, कपड़ा बनाने के लिए जो कॉटन यूज होता है, उसकी सबसे पहली फैक्ट्री बनी थी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि पहली फैक्ट्री कब बनी थी, 1730 में बनी थी, और किस चीज़ की बनी थी, दैट वाज कॉटन। ओके, कॉटन इंडस्ट्री से रिलेटेड था ये। its production boomed in the late 19th century। अब ये देख लीजिए, 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो है आप लगा लीजिए फैक्ट्री बनी थी, लेट 18th सेंचुरी में जो है मल्टीप्लाई हुई थी। देन द प्रोडक्शन बूम्ड, मतलब बहुत तेजी से बढ़ा, वो बढ़ा लेट 19th सेंचुरी में, मतलब काफ़ी लेट जो है ये काफ़ी लेट जो है इसने अपना एक पेस पकड़ा है। तो बूम्ड इन द लेट 19th सेंचुरी। इन 1760 ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन। ठीक है, कब, 1760, यानी कि लेट की बात कर सकते हैं हम, मिड मिड 18th सेंचुरी की बात कर सकते हैं। मिड 18th सेंचुरी में जो है, जो ब्रिटेन जो है इंपोर्ट कर रहा था बाहर से कॉटन, जो है रॉ कॉटन जो है इंपोर्ट कर रहा था, वो था 2.5 मिलियन पाउंड्स। ठीक है, इतना वो जो है अपनी कॉटन इंडस्ट्रीज को फीड कराने के लिए, यानी उसका जो कॉटन इंडस्ट्री थी उसका जो खपत थी, यानी कि उसका जो टोटल जो मटेरियल, रॉ मटेरियल लगता था, वो था 2.5 मिलियन पाउंड्स के अप्रॉक्स लगता था। ठीक है, कब की बात है ये, 1760 की बात है। ठीक है, बाय 1787 लेट
इसको बोलेंगे हम लेट 18th सेंचुरी। दिस इम्पोर्ट्स सोल्ड एट 22 मिलियन पौंड्स। अब आप लगा लीजिए कितना ज़्यादा बढ़ गया, डबल ट्रिपल ट्रिपल पता नहीं कितना सारा बढ़ गया है एक साथ। तो 22 मिलियन पाउंड्स जो है इसकी खपत होने लग गई, कब तक? 1787 यानी लेट 18th सेंचुरी। दिस इंक्रीज वॉज लिंक टू अ नंबर ऑफ चेंजेस विद इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसने जो है प्रोडक्शन की फील्ड में मतलब बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो आप आइडिया लगा लीजिए कि किस तरीके से कितना समय लगता है। कोई भी जब नई चीज़ हमारी लाइफ में आती है, कोई भी चीज़ हम लोग जो है इजीली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उसको टाइम लगता है। सो इंडस्ट्रीज को जब लग गई उसके बाद उसको सेटअप होने में, उसको लोगों को मतलब उसके साथ फैमिलियर होने में बहुत टाइम लग गया। तो इतना कुछ समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो आपको छोटा सा लग रहा होगा वही कई बार आ जाता है। सो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। लाइक फर्स्ट, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जैसे ये वाला फर्स्ट पॉइंट, द अर्लीस्ट फैक्ट्री इन इंग्लैंड केम अप बाय द 1730s। कब बनी थी पहली फैक्ट्री? 1730। ओके। उसके बाद जो सेकंड वाला है कि फर्स्ट जो है वो कौन सा था जिसकी फैक्ट्री बनी थी? तो वो कॉटन इंडस्ट्री थी जो पहले बनी थी, जो सबसे पहला फैक्ट्री बनी थी वो कॉटन बनाने की बनी थी। ओके। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जो मतलब इसने जो है बूम कब हुई है, कब बहुत तेजी से इसका जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ जो है इंडस्ट्रीज में? तो वो लेट 19th सेंचुरी में हुआ है। ठीक है। और उसके बाद आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड आ सकता है क्योंकि कई बार जो पॉइंट्स दिए होते हैं कि आप लोग बताइए इसके बारे में, 2-3 पॉइंट्स दे देते हैं, उसमें नन ऑफ द अबव दे देंगे या फिर ऑल ऑफ द अबव दे देंगे। तो उसमें ये छोटे छोटे पॉइंट्स दिए होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। और नेक्स्ट क्या है इसी में, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन इन 18th सेंचुरी इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, कार्डिंग, ट्विस्टिंग एंड स्पिनिंग एंड रोलिंग। जितने भी प्रोसेस थे बहुत सारे, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कपड़ा बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस जो है होते थे। स्टार्टिंग में आपको पता है स्टैपलिंग होती है, उसके बाद फिर जो है उसको यार्न बनता था, स्पिनिंग होती है, उसके बाद उसका वीवर्स के पास जाता है, उसका डायर होता है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो इसमें जो है कार्डिंग हो गया, नया जो प्रोसेस आया, कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग। ये जो है बहुत ही आधुनिक हो गया था। टेक्निक जो है, नई नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो चीज़ें जो है ईजी हो जाती है। तो वही जो है इसने भी जो फैक्ट्रीज के आने से इन सब प्रोसेस में भी काफ़ी जो है चेंजेस आए और बहुत फास्ट जो है प्रोडक्शन होने लगा। दे एनहेंस द आउटपुट पर वर्कर। अभी अब मैंने आपको क्या कहा कि सभी जो है सब इम्प्रूव हो गया, सारे जो जितने भी स्टेप थे वो बहुत फास्ट होने लगे और पर वर्कर जो था प्रोडक्शन वो बढ़ गया। मैंने कहा था पिछली वीडियो में भी कि जब हम ह्यूमन काम करते हैं तो टाइम लगता है, बट अगर मशीनरी काम कर रही है, अगर वही मैंने आपको कहा था कि एक वर्कर जो है एक शू बना रहा है एक दिन में, वही मशीनें 20 शूज बना दे रही है और वहाँ पे उनको सिर्फ एक वर्कर की जरूरत है, जबकि वहाँ उनको 20 जूते बनाने के लिए 20 वर्कर की जरूरत थी। और यहाँ वो काम एक ही बंदा कर रहा है, एक ही वर्कर कर रहा है। तो यानी पर वर्कर जो है प्रोडक्शन बढ़ गया। enabling each worker to produce more, and they made possible the production of stronger thread and yarn। हर वर्कर के ऊपर जो है मतलब हर वर्कर जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, यानी कि जो मान लो वही मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एक का जो है 20 लोगों का काम एक आदमी यानी एक मशीन कर रही है और वही एक आदमी लग रहा है, हमको एक वर्कर लग रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा जो है चेंज आया। दूसरा चेंज ये आया कि जो जो हम प्रोडक्शन कर रहे थे, जो हमारे पास जो गुड्स आ रहे थे बन के, यानी जो थ्रेड था या यार्न था वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन के आ रहा था। उसमें कुछ भी कमी नहीं थी, जो कि हम लोगों के मतलब हैंडमेड जो वर्क होता है उसमें उतना नहीं परफेक्शन हो पाता। तो मशीन जो उसको जो है बहुत अच्छे से जो है फाइन वर्क करके दे रही थी। तो यानी कि बहुत सारे चेंजेस, यानी गुड चेंजेस जिसको हम कहेंगे, वो इसमें आ रहे थे। सो आगे का पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। देन रिचर्ड ऑर्क्राइट ऑर्क्राइट क्रिएटेड द कॉटन मिल। इन्होंने एक कॉटन मिल बनाई, किसने? रिचर्ड ऑर्क्राइट ने। टिल दिस टाइम एज यू हैव सीन क्लोथ प्रोडक्शन was spread all over the countryside and carried out within village households।
ठीक है। उसी समय जो है मतलब मैंने कहा कि उस समय सारा जो काम हो रहा था वो कंट्री साइड में हो रहा था। मर्चेंट जो है अपना टाउन से जो है उसको सिर्फ कंट्रोल कर रहे थे, बाकी सारा काम जो है वो कंट्री साइड में हो रहा था। Next is, but now the costly new machines could be purchased, set up and maintained in the mill. अब जितनी भी महंगी मशीनें थी वो इस मिल में लगाई गई, मिल में मशीनें लगाई गई, वर्कर्स कम लगे, प्लस प्रोडक्शन डबल हो गया, तो ऑब्वियसली बेनिफिट तो हुआ ही होगा। बट अभी भी टिल दिस टाइम भी अभी भी कंट्री साइड में वर्क प्रॉपरली चल रहा था। इस मिल के आने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा कंट्री साइड के वर्कर्स को। ओके, देन विद इन द मिल ऑल द प्रोसेस वर ब्रॉट टुगेदर अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट। अब ये लगा लीजिए आप, जो काम पूरे गांव में फैला हुआ था, एक स्टेपलर था, फिर उसके बाद मतलब एक घर में स्टेपलिंग हो रही है, फिर दूसरी जगह पे जो है स्पिनिंग हो रही है, फिर तीसरी जगह पे जो है वीविंग हो रही है, फिर बहुत सारे जगह जगह उसको उठाओ, मतलब बहुत सारे टेंशन का काम था कि यहाँ से लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ। ये जो हार्ड वाला प्रोसेस था वो एक रूफ के अंदर यानी एक छत के नीचे आ गया, यानी एक ही मिल के अंदर आ गया। आपको सारे जितने भी प्रोसेस थे वो एक ही छत के नीचे हो रहे थे, और साथ में बेटर मैनेजमेंट के साथ हो रहे थे। आप उसको ध्यान दे पा रहे थे उस पर प्रॉपरली। और जो ये ट्रांसपोर्ट का जो था, ये बहुत फालतू का जो टाइम लगता था उनको, ये सब बच गया, जो कि वहाँ पे इजीली हो जा रहा था। और मशीनरी तो कर ही रही थी फास्ट वर्क, और साथ में जो है एक जगह आ गया तो टाइम भी बचने लग गया, वैसे भी टाइम बचने लग गया इन लोगों का। दिस अलाउड अ मोर केयरफुल सुपरविजन ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, देखो अब आ गया ना, मैंने क्या कहा आप लोगों को, एक जगह आ गया तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो प्रोडक्शन प्रोसेस था उस पर पूरा सुपरविजन होने लग गया। आप अपने आंखों के सामने जो है काम हो रहा है। अब वहाँ वर्कर को आपने ऑर्डर दे दिया, अब क्या वो कैसे बना रहा है, अपने घर में बना रहा है, जल्दी बना रहा है, कम बना रहा है, कैसे बना रहा है, अच्छा बना रहा है, बुरा बना रहा है, वो आप नहीं देख सकते थे। बट यहाँ मिल में क्या बेनिफिट था कि आपकी आंखों के सामने जो सुपरविजन करके आप पूरा जो है काम अपनी तसल्ली से करवा रहे हैं, प्रोडक्शन जो है पूरे अच्छे प्रोसेस से हो रहा था। और वॉच ओवर क्वालिटी, सबसे पहली बात, जो आपके पास गुड्स आ रहे हैं बन के, वो उसकी क्वालिटी चेक हो सकती थी वहाँ पे कि कैसा बन रहा है और कैसा बन चुका है, ये आप देख सकते थे। एंड द रेगुलेशन ऑफ लेबर डेली काम कर रही है नहीं कर रही है। अब वहाँ तो आपने एक बार ऑर्डर दे दिया, अब लेबर ने मान लो आज काम किया, कल नहीं किया हो, परसों किया हो, तो इसकी वजह से कई बार ऑर्डर्स डिले भी हो जाते हैं। बट वहाँ ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई थी कि क्योंकि लेबर का जो है वो परमानेंट वर्क हो गया था, आपका काम वहाँ रुक नहीं रहा था, कंटिन्यूस वर्क चल रहा था। ऑल ऑफ विच हैड बीन डिफिकल्ट टू डू व्हेन प्रोडक्शन वाज इन द कंट्री साइड। ठीक है, जब कंट्री साइड में ये सब काम हो रहा था तभी हम इन सब चीज़ों को वॉच नहीं कर पा रहे थे। बट जब ये एक जगह यानी अंडर द वन रूफ आ गया तो फिर ये मैनेजमेंट करना ईजी हो गया और आप इस पर ईजिली वॉच कर सकते थे। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं किसके, इंडस्ट्रियलाइजेशन के, यानी नई इंडस्ट्रीज के आने से, मिल्स के आने से क्या क्या हुआ वो इसमें आपको मैं बता रही हूँ, उसके बेनिफिट्स बता रहे हैं हम लोग। ठीक है, इन द अर्ली 19th सेंचुरी, ओके, 1800 1 2 3 4 5 इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, इन अर्ली 19th सेंचुरी फैक्ट्रीज increasingly increasingly became an intimate part of English landscape। अब देख लो, वहाँ का एक मेन हिस्सा बन गया ये। ठीक है, हर जगह मतलब अब फैक्ट्री इजीली देखने को आपको मिल रही थी, लोगों को जो है मतलब एक मेन हिस्सा बन गया था वो इंग्लिश लैंडस्केप का, वहाँ पे मतलब फैक्ट्रीज का होना। ठीक है, सो visible were the imposing new mills, so magical seemed to be the power of new technology that contemporaries were dazzled। अब आप देख लीजिए, जब कोई नई चीज़ आती है तो आप बहुत सरप्राइज होकर देखते हैं, तो उस समय के लोगों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज और बहुत ज़्यादा मैजिकल लगता था कि वाह ये क्या है भाई, बड़ी सी कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर से धुआं निकल रहा है, चिमनियाँ लगी है, अंदर कुछ काम हो रहा है, तो ये मैजिकल लगता था। मशीनरी जो थी, बड़ी बड़ी मशीनें चल रही है, आवाज़ आ रही है, तो वो सब मैजिकल लगता था। तो ये जो है 19 जो स्टार्टिंग की जो 19th सेंचुरी का जो स्टार्टिंग था, उस समय सब मैजिकल लगता था वहाँ के लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या इसकी
बेनिफिट्स जो थे, वहाँ की क्या क्या चीज़ें चल रही थी। दे कंसंट्रेटेड देयर अटेंशन ऑन द मिल्स, ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग द बाइलेंस एंड द वर्कशॉप वेयर प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यूड। वो लोग मतलब उन लोगों के सामने जब मिल्स थी तो उन्होंने बिल्कुल कंट्री साइड पे जो वर्क हो रहा है उसको वो भूल ही गए कि वहाँ भी काम हो रहा है, जबकि यहाँ तो हो ही रहा था, बट साथ साथ कंट्री साइड में भी प्रॉपर वर्क चल रहा था। बल्कि मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम वहीं हो रहा था, इसमें तो अभी मतलब बहुत कम मात्रा में हो रहा था, लेकिन लोग जो है इसको देख के सरप्राइज थे। तो ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स, मतलब उस समय क्या क्या जो मिल्स आने के क्या बेनिफिट थे। अब हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट, द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंजेस। मतलब कितनी तेजी से इंडस्ट्रियल चेंजेस आए, मतलब इंडस्ट्रीज में चेंजेस आए और क्या क्या स्टेप्स हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपको 10th क्लास के लिए बोलूँगी, ये क्वेश्चन कई बार सीधा भी एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। ऐसे नहीं आएगा तो थोड़ा घुमा के आ सकता है, बट आएगा जरूर। हाउ रैपिड वॉज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, कितना तेज था इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस। डज इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन ओनली द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज। क्या इसका मतलब सिर्फ फैक्ट्रीज की ग्रोथ से था या कुछ और भी इसका मतलब था? ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। सो इसको पढ़ते इस आंसर को, इसका आंसर करते हैं हम। सबसे पहला जो पॉइंट है इसका वो है द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्री इन ब्रिटेन was clearly कॉटन एंड मेटल। ठीक है, जो मेन वहाँ की जो हम डायनेमिक जो हम इंडस्ट्रीज कहेंगे ब्रिटेन में, जो सबसे पहले इंडस्ट्री आई थी वो कॉटन की आएगी, और दूसरी जो है मेटल यानी स्टील और उसके मतलब मेटल की जो इंडस्ट्रीज थी वो ग्रो हुई थी। सबसे पहली मिल आई थी कॉटन, देन उसके बाद आपकी मेटल्स की इंडस्ट्रीज जो है ग्रो हुई थी। ग्रोइंग एट द रैपिड पेस, कॉटन वॉज द लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू 1840s। ठीक है, मैंने क्या कहा था, सबसे पहली जो है कॉटन मिल थी, कॉटन इंडस्ट्रीज थी, और 1840 यानी 1840s तक ये मतलब 19th सेंचुरी के मिड तक जो है ये टॉप पे चल रही थी कॉटन इंडस्ट्रीज। ओके, कब तक? 19th सेंचुरी के मिड तक, मिड ऑफ 19th सेंचुरी 1840s तक। ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री जो है वो लीड कर रही थी। आफ्टर दैट, उसके बाद आफ्टर 1840 80s मतलब 1840 के बाद कौन सी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो हुई? आफ्टर दैट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लेड द वे। ओके, पहले जो है कॉटन थी, बट अब जो है आफ्टर 1840 क्या आ गई? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। इन्होंने जो है कॉटन की जगह ले ली, कॉटन से ऊपर निकल गई इंडस्ट्रीज। ओके, विद द एक्सपांशन ऑफ, अब इसका रीजन क्या था? विद द एक्सपांशन ऑफ रेलवेज। ठीक है, क्योंकि उस समय रेलवे लाइन बनने लगी, जो है रेलवे आने लगी, पहले इंग्लैंड में आई, उसके बाद उसके बाकी कॉलोनीज जो थे जितने भी उसके अंदर में बाकी देश थे उनके उन्होंने जो है वहाँ पे भी जो है रेलवे लाना स्टार्ट किया, तो उसके लिए उनको जो है क्या चाहिए था? आयरन एंड स्टील जो है उसकी जो खपत थी, यानी उसका जो मतलब डिमांड थी वो बढ़ गई थी। So let's read this. With the expansion of railways in England from 1840s and in the colonies from the 1860s, मतलब सबसे पहली जो रेलवे जो स्टार्ट हुई वो 1840 में इंग्लैंड में हुई, और 1860 में उसकी कॉलोनीज में उन्होंने मिला। आफ्टर 20 ईयर्स उन्होंने जो कॉलोनीज में स्टार्ट कर दिया था रेलवेज को लाना। द डिमांड ऑफ आयरन एंड स्टील इंक्रीज रैपिडली, बहुत तेजी से जो है आयरन और स्टील की डिमांड बढ़ी, क्योंकि आपको रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए जो है आयरन चाहिए, आपको जो है क्या बोलते हैं आपका इंजन बनाने के लिए आयरन एंड स्टील चाहिए। तो इसकी जो मतलब डिमांड थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी, तो इसीलिए आफ्टर 1840 जो है इसकी जो डिमांड बढ़ने के कारण इस इंडस्ट्री ने बहुत तेज़ी से ग्रो किया। ओके, नेक्स्ट इज बाय 1873 ब्रिटेन, 1873 यानी लेट 19th सेंचुरी बोलेंगे हम इसको। 1873 Britain was exporting iron and steel worth about 77 million pounds। ठीक है, डबल द वैल्यू ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट। अब देखो 1860 में जो है 1840 में ये ग्रो होनी शुरू हुई, 1860 में काफ़ी इसने अपनी रैपिड ग्रोथ ले ली। उसके बाद 1873 में इतना बढ़ गया कि इसका जो टोटल जो इम्पोर्ट था, एक्सपोर्ट था, ठीक है, exporting iron and was
कहाँ से? ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर रहा था आयरन एंड स्टील, कितना? अबाउट 77 मिलियंस पाउंड, ठीक है, मिलियन पाउंड्स जो है एक्सपोर्ट कर रहा था। और जो कि बिल्कुल कॉटन का जो एक्सपोर्ट था उसका बिल्कुल डबल था। कॉटन इतना एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था जितना कि आयरन एंड स्टील कर रहा था। कब? 1873 में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस वाले जो फर्स्ट हमने अभी जो पॉइंट पढ़ा है, इसमें इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है। द सेकेंड वन इज द न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजीली डिस्प्लेस। उसने कहा था, अभी उसने क्वेश्चन क्या पूछा था कि कितनी रैपिड चेंजेस हुए, हमने क्या पढ़ा था? हाउ रैपिड वाज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो उसी का आंसर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये द न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजीली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। कोई भी नई चीज़ जो है इतनी जल्दी से आसानी से इस्टेब्लिश नहीं होती है, टाइम लगता है। सो इंडस्ट्रीज भी जो है इजीली जो है उसने जो है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, यानी कि जो कंट्री साइड में जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज चल रही थी उसको ईजिली डिस्प्लेस नहीं कर पाया ये। इवन एट द एंड ऑफ 19 विद इन सेंचुरी, मतलब ये जो हम कह रहे हैं ना 1973 74 इसके आसपास का जो टाइम था, विद इन सेंचुरी, मतलब बहुत लास्ट में नहीं, विद इन सेंचुरी, 19 सेंचुरी के मिड के बाद का जो टाइम है, तब तक भी ये जो इंडस्ट्री, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो चल रही थी। लेस देन 20% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स was employed in टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब लगा लो सिर्फ 20% वर्कर्स काम कर रहे थे इन इंडस्ट्रीज में, बाकी सब कंट्री साइड में अपना जो उनका छोटी छोटी इंडस्ट्री थी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जिसको हम कह रहे हैं, उसमें काम कर रहे थे, ठीक है। तो लेट 19 सेंचुरी तक भी इस पे लोगों को उतना ट्रस्ट नहीं था। और चाहे आप ट्रस्ट बोल लीजिए, चाहे आप रिस्क बोल लीजिए, वो अब आगे पढ़ेंगे कि क्यों नहीं था, उस आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सबसे पहला वो था कि क्या बोलते हैं, उतना जो है जितना ये क्योंकि शुरू शुरू में आया होगा तो महंगा भी बहुत रहा होगा, तो इजीली जो है आप उसको क्या बोलते हैं, लगाने में, कोई चीज़ नई चीज़ ट्राई करने में हम लोग डरते हैं, वो वही बात है, ठीक है। टेक्सटाइल्स वाज अ डायनामिक सेक्टर बट अ लार्ज पोर्शन, टेक्सटाइल मीन्स होता है जो कपड़ा उद्योग होता है उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहते हैं, ओके। टेक्सटाइल वाज अ डायनामिक सेक्टर बट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट was produced not factories but outside within domestic units। अब देखिए मैंने फिर उसने वही बात घुमा के बोल दी क्या, कि जो टेक्सटाइल यानी कि जो हमारा जो कपड़ा था वो जो है बहुत सारा डायनेमिक प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उसमें बहुत सारी चीज, मैंने कहा ना अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है। तो बट उसके बाद भी जो जितनी सारी फैक्ट्री मिल्स आने के बाद भी जो सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा था वो कंट्री साइड में हो रहा था, आउटसाइड जो था डोमेस्टिक यूनिट्स में हो रहा था, ना कि किसी मिल या फैक्ट्री में हो रहा था, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया कि बहुत ज़्यादा रैपिड जो है, रैपिडली उसने ग्रोथ नहीं किया है, धीरे धीरे ग्रोथ किया, धीरे धीरे आगे बढ़ा है, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने में टाइम लगा उसको, ठीक है। थर्ड वन इज द पेस ऑफ चेंजेस इन, वही बात है इसमें, वही कह रहा है कि कितना पेस से चेंज लिए उसने। द पेस ऑफ चेंज इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वाज नॉट सेट बाय स्टीम पावर्ड कॉटन और मेटल इंडस्ट्रीज बट दे डिडंट रिमेन एंटायरली स्टेगनेंट ईदर। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया और 20% लोग ही काम कर रहे थे मिल्स में, बट ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को कुछ फर्क नहीं पड़ा, पड़ा, कह रहा है ना वो रिमेन एंटायरली स्टेगनेंट ईदर, क्योंकि जब 20% उधर चले गए हैं, पहले जो 100% काम यहाँ हो रहा था, अब उसमें से 20% तो चला ही गया ना। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो इफेक्ट तो हुई ना उसको, और कुछ कहीं ना कहीं से उसको उसके मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में भी कमी आ गई होगी, थोड़ा प्रोडक्शन कम करना पड़ा होगा, क्योंकि डिमांड थोड़ी तो कम हुई होगी, क्योंकि जो मशीन मेड वर्क जो क्लोथ्स होते थे वो बहुत चीप होते थे, जो कि इनके लिए मतलब लोग वो ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, सस्ता माल खरीदना पसंद करते हैं, ना कि महंगा, ठीक है। तो ये उन लोगों को भी काफ़ी फ़र्क शुरुआत में नहीं पड़ा, लेकिन शुरू हो गया था उन लोगों को, जो है 90s के स्टार्टिंग में ही बोल सकती हूँ मैं कि उनको जो है प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गए थे, उनका जो मतलब उतना डिमांड जो है थोड़ी सी कम हो गई थी, ओके। Similarly, ordinary and small innovations were the basis of growth in many non-mechanized sectors such as food processing, building, pottery, glasswork, tanning.
फर्नीचर मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स। अब छोटे छोटे जो है इन्वेंशन हो ही रहे थे उस समय भी, मतलब छोटे छोटे इनोवेशंस हो रहे थे, छोटी छोटी चीज़ें यानी मशीनरी, छोटी मोटी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स जो नए नए आ रहे थे, उससे जो है जो बाकी जो फैक्ट्रीज या जो बाकी जो नॉन मैकेनिकल सेक्टर जो थे, मैकेनाइज सेक्टर थे, उसमें काफ़ी बेनिफिट्स मतलब उनको हुए, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, पोट्री हो गई, ग्लास वर्क हो गया, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग एंड जो बहुत सारे जो अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, उसमें जो नए नए इनोवेशंस हुए हैं उससे इनको काफ़ी बेनिफिट हुआ, इनका प्रोडक्शन भी काफ़ी जो है बढ़ा। तो इस ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज़, फोर्थ वन इज़, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली। कोई भी टेक्निकल जो उस समय जो टेक्निकल चेंजेस हुए वो बहुत मतलब धीरे धीरे उसने जो है अपनी जगह बनाई। टेक्नोलॉजी जो है लोगों ने तुरंत एक्सेप्ट नहीं करी, लेकिन धीरे धीरे हो रही थी चेंजेस, ठीक है। दे डिडंट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस इंडस्ट्रियल लैंडस्केप, ठीक है। कोई भी चीज़ ड्रामेटिक ओवरनाइट नहीं होता है, टाइम लगता है। तो इसको भी, इंडस्ट्रीज को सेटअप होने में भी कोई ड्रामेटिकल वो नहीं हुआ था कि आज फैक्ट्री लगी और कल उसमें प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से शुरू हो गया, नो। हर चीज़ को टाइम लगता है, सो इसको भी टाइम लगा सेटअप होने में। न्यू टेक्नोलॉजी वॉज एक्सपेंसिव। अब इसका रीज़न क्या था, अभी एक रीज़न तो इसने यहाँ दे दिया, आप ध्यान से सुनिए इसको। न्यू टेक्नोलॉजी वॉज एक्सपेंसिव एंड मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर कॉशियस अबाउट यूजिंग इट। जो नई टेक्नोलॉजी थी, अब नई नई कोई चीज़ आती है तो वो महंगी होती है समय के साथ। जब और कोई नया टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी पुरानी होती है, तो उसका जो है रेट अपने आप डाउन होता है। पर जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसका रेट जो बहुत हाई होता है। तो उस समय भी जो नई टेक्नोलॉजी थी, उस जो मशीनें थी वो बहुत महंगी थी। तो जो मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो उसको मतलब थोड़ा सा संभल के ही यूज़ करते, तो ऊपर से सब लोगों को यूज़ करना भी नहीं आता था, तो उन लोगों को थोड़ा थोड़ा वो लोग इस चीज़ को यूज़ करने से घबरा रहे थे। अब इसी में हम पढ़ेंगे स्टीम इंजन, जो कि एक रिवॉल्यूशन था, एक जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के उसमें एक मेन जो रीज़न रहा है इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने का, या फिर मेन फोकस हम इसी पे थे। स्टीम पावर आने से जो है इंडस्ट्रीज़ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी। सो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्टीम इंजन जो है वो किसने बनाया था, कैसे बनाया था, कब बनाया था। तो जेम्स वॉट improved the steam engine produced by Newcomen Newcomen and patent the new engine in 1781। सबसे पहला जो इंजन बनाया था, स्टीम इंजन बनाया था, वो बनाया था न्यूकॉम ने, ठीक है। न्यूकॉमन ने बनाया था पहला इंजन, और उसको ही, उसी इंजन को इम्प्रूव किया जेम्स वॉट ने, ठीक है। और उन्होंने इसको पेटेंट कराया था 1781 में, 1781 में इन्होंने इसको पेटेंट कराया था, ठीक है। एंड जेम्स वॉट का जो डिज़ाइन किया हुआ जो नया इंजन था, ठीक है। और हिज इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन मैन्युफैक्चर द न्यू मॉडल, ठीक है। अब न्यूकॉम ने पुराना इंजन बनाया, ठीक है, ने उसी को इम्प्रूव किया। जेम्स वॉट ने 1781 में पेटेंट कराया उसको, ओके। और जो जेम्स वॉट ने जो डिज़ाइन बनाया था उसको मैथ्यू बोल्टन ने मैन्युफैक्चर किया, ओके। जेम्स वॉट ने इंजन नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ मॉडल बनाया था, एक लेआउट बनाया था कि ऐसा होना चाहिए इंजन, ठीक है। तो उसको जो टेक्नोलॉजिकली जो मतलब एक फिजिकली जो बनाया, वो फिजिकली बनाया मैथ्यू बोल्टन ने, ठीक है। और ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने अपनी इंडस्ट्री में, आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री रही होगी, उसमें बनाया था। बट फॉर ईयर्स ही कुडंट फाइंड नो बायर्स। बस कई सालों तक उनका जो इंजन था वो बनाया रह गया, किसी ने खरीदा नहीं, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव था, नया था, किसी को चलाना नहीं आता होगा, ठीक है। तो उतना कॉमन था नहीं, एक ही था शुरुआत में, जो शुरू हुआ स्टार्टिंग होता है ना, तो स्टार्टिंग थोड़ा टफ होता है, तो कई सालों तक उनको बायर भी नहीं मिला। एट द बिगनिंग ऑफ 19th century there were no more than 321 steam engine all over England, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ 19th century, ठीक है, 1800 कुछ के आसपास, 1 2 3 10 की बात कर सकते हैं। तो उसमें जो है टोटल 321 इंजन थे, स्टीम इंजन जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। टोटल 321 इंजन थे,
जिसमें से कौन से कहाँ कहाँ काम कर रहे थे, अब आप लगा दे 321, उसमें से ऑफ दीज 80 वर इन कॉटन इंडस्ट्रीज, ठीक है, उसमें से 80 जो है वो कॉटन इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे थे, 9 इन वूल इंडस्ट्री, ठीक है, तो इतने हो गए, 89 हो गए, एंड द रेस्ट इन माइनिंग, कुछ माइनिंग में यूज हो रहे थे, कैनल वर्क्स में यूज हो रहे थे, कुछ आयरन वर्क्स में यूज हो रहे थे, यानी कि टोटल कितने थे 321, ठीक है, 321 जो है टोटल इंजन थे, जो कि इन सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहे थे वो हम देख रहे हैं कि एट कॉटन इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा जो टॉप पे चल रही थी वो कॉटन इंडस्ट्रीज ही थी, ठीक है। Steam engine were not used in any of the other industry till much late in the 19th century. बाकी ज़्यादा मतलब जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है ना इंडस्ट्रीज, ये जो जैसे कि कॉटन हो गया, वूल हो गया, माइनिंग हो गया, कैनल वर्क्स हो गया और आयरन वर्क्स, इसके अलावा जो दूसरी जो इंडस्ट्रीज थी जिसपे मैन्युफैक्चर मतलब प्रोडक्शन हो रहा था, उसमें जो है बहुत लेट जो है इन्होंने स्टीम पावर का यूज़ करना शुरू किया। क्या कह रहा है वो, लेट 19th सेंचुरी तक जो है इसमें जो है लेटर इन द 19th सेंचुरी, लेटर इन द सेंचुरी 19th सेंचुरी की बात हो रही है, उसमें जो है इन्होंने काफ़ी लेट इसको यूज़ करना शुरू किया है। सो इवन द मोस्ट पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी that enhance the productivity of labor, manifold and slow to be accepted by industrialist। मतलब अब देखो इतनी पावरफुल है, उसने जो है वर्क डबल कर दिया, अपना प्रोडक्शन डबल कर दिया, टाइम बच रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी, ठीक है, उसके बावजूद भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इसको एक्सेप्ट करना थोड़ा स्लो हो रहा था, लोग जो है इजीली, मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इजीली इसको यूज़ नहीं कर रहे थे, जबकि उनको ये पता था कि इसको लगा के हमें फ़ायदा होने वाला है, हमें जो है बहुत प्रोडक्शन जो है बहुत तेज़ी से होगा, जितना तेज़ी से प्रोडक्शन होगा, सेल होगी, उतना तेज़ी से जो है वो लोग जो है मतलब सक्सेस होंगे, उनका जो है जो मेन रीज़न होता है फैक्ट्री लगाने का, भई हम लोग पैसा कमाएँगे, तो वो जो है वो तेज़ी से कर सकते थे, बट उन्होंने इस रिस्क को लेने से वो लोग डर रहे थे। Historians now have come to increasingly recognize that the typical worker in the mid 19th century was not a machine operator but ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन एंड लेबरर। अब हिस्टोरियंस ने जो इसका जो एक कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि मिड 19th सेंचुरी की जो हम कह रहे थे कि 1850-60 के आसपास का जो टाइम था, उस समय जो मेन जो प्रोडक्शन हो रहा था ना, वो मशीन के ऑपरेटर से नहीं हो रहा था, मशीन ऑपरेटिंग से नहीं हो रहा था, ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन जो है अभी भी काम कर रहे थे, यानी मोस्ट ऑफ द वर्क 80% वर्क कहाँ हो रहा था, कंट्री साइड में हो रहा था, हैंडमेड हो रहा था, ठीक है, और जो लेबरर थे वो पूरे जो है वो अपना काम खुद ही कर रहे थे, ना कि किसी मशीन से कर रहे थे, ओके। तो अभी भी यानी मिड 19th सेंचुरी भी अभी भी जो है ट्रेडिशनल वर्क जो है वो चल रहा था। द मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वॉज कॉस्टली। अब मशीनरी है, मशीन तो है, खराब हो जाती है, खराब करने के बाद उसको ठीक करना पड़ता है, तो पहले से तो वो मशीन इतनी महंगी थी, ठीक है, उसके बाद वो जब खराब होती थी तो फिर उसको रिपेयर करना बहुत कॉस्टली पड़ता था उन लोगों को, और इसीलिए वो लोग इसको यूज़ करने से डरते थे। तो ये इसके डिसएडवांटेज बोल सकते हैं आप, अगर 10th क्लास के बच्चों को ये डिसएडवांटेजेस आते हैं तो आप, जो मैंने अभी आपको फर्स्ट 2 सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट पढ़ाए, तो इसमें से आप लिख सकते हैं, आप देख लीजिए जो आपको पॉइंट्स बेटर लगेंगे, आप इसको लिख लीजिए। तो ये एक तरीके से डिसएडवांटेजेस हो गए इसके, किसके, इंडस्ट्रियलाइजेशन के, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे मशीनरी महंगी होती थी, या फिर क्या बोलते हैं मशीनें ख़राब हो जाती थी, तो उसके बाद उसका रिपेयर बहुत महंगा होता था, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको लिखने में ईजी रहेगा जब समझ में आ जाएगा तो। दे वर नॉट एज इफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स क्लेम्ड। मतलब जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था और जिन्होंने इसको बनाया था, अब जो कोई चीज़ बनाता है, मान लो किसी ब्रांड का कोई प्रोडक्ट है, वो अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा दिखाता है कि इसके अलावा तो प्रोडक्ट है ही नहीं इस दुनिया में, इस लाइक साबुन का अगर हम ऐड बताएं तो ऐड जो आते हैं, आप 10 ऐड देखते हो कम से कम अलग अलग साबुन के, सब लोग अपने आप को बेस्ट बताते हैं, बट वो उतने बेस्ट होते नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका तो
अपना सामान बेचना है तो वो तो बोलेंगे। तो वैसे ही ये इन्वेस्टर भी थे, अपना इन्वेस्टर थे जो मैन्युफैक्चरर थे, वो अपने प्रोडक्ट, अपनी मशीनरी को बताते थे कि ये तो बहुत अच्छी है, तो ख़राब भी नहीं होगी, ये भी बोल देते हैं ख़राब भी नहीं होगी। तो ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ जो है उतनी परफेक्ट नहीं होती है। तो वैसे ही ये मशीनरी भी परफेक्ट नहीं थी, उतनी परफेक्ट नहीं थी जितने कि इनके इन्वेंटर्स और मैन्युफैक्चरर्स बता रहे थे। तो ये हमारी हो गए, ये वाला पॉइंट ख़त्म हो गया। और अब आपका जो है न्यू पॉइंट मैं जल्दी ही आपको वीडियो में भेजूंगी। और आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट उठा रहे होंगे। खासकर 10th क्लास के बच्चों के लिए मैं कहूँगी, आप लोग प्लीज़ इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, आप लोगों का चैप्टर है। और जो लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी के लिए, वो तो अपने आप जब चैप्टर में कुछ कुछ पॉइंट्स जो आ जाएंगे वो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है हमें आ सकते हैं एग्ज़ाम में। और कुछ कुछ मैंने आप लोगों को बता भी दी थी कि किस टाइप के आते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये वाले 2 पॉइंट्स मैंने आज पढ़ाए हैं आप लोगों को इंडस्ट्रियलाइजेशन के। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि प्रॉपर जो है आपको वीडियो जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे और कोई भी टॉपिक जो है छूटे नहीं। थैंक यू।